चलिए आज नार्सिसिज्म के एक बहुत ही उलझे हुए और अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक को समझते हैं। ये सारी जानकारी डॉक्टर रमनी दुर्वसुला की रिसर्च पर आधारित है, जो इस सब्जेक्ट की दुनिया की टॉप एक्सपर्ट्स में से एक मानी जाती हैं। तो आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। डॉक्टर रमानी के मुताबिक लगभग हर 5 में से 1 इंसान में नार्सिसिस्टिक लक्षण होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 में से 1। बस एक पल के लिए सोचिए, हमारे अपने आसपास ये कितना कॉमन हो सकता है। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और यहीं पर नार्सिसिज्म के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सच तो इसके ठीक उल्टा है। असल में ये एक गहरी असुरक्षा और खुद से नफरत की भावना से पैदा होने वाली चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये मामला आखिर कितना बड़ा है। और ये जानना भी जरूरी है कि आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया और खुद की ब्रांडिंग इतनी अहम हो गई है, ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो एक नार्सिसिस्ट की पहचान क्या है? देखिए, ये कुछ खास लक्षणों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला, अधिकार की भावना, मतलब उनको लगता है कि नियम कानून तो बाकियों के लिए हैं, उन पर लागू नहीं होते। दूसरा, सहानुभूति की भारी कमी, वो दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं कर पाते। उन्हें लगातार दूसरों से तारीफ और वैलिडेशन चाहिए, लेकिन जरा सी भी आलोचना उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और हाँ, जब भी कुछ गलत होता है तो गलती हमेशा किसी और की ही होती है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे लक्षण असल में एक कवच की तरह हैं, जिसके पीछे वो अपनी गहरी असुरक्षा और नाकाबिल होने की फीलिंग को छिपाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लक्षण किसी रिश्ते में कैसे नजर आते हैं। नार्सिसिस्टिक रिश्ते एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल, एक जहरीले पैटर्न पर चलते हैं, और इस पैटर्न को समझना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो शायद ऐसे किसी रिश्ते में फंसे हों। ये पूरा साइकिल 4 स्टेज में चलता है। पहला है लव बॉम्बिंग। इसमें वो आप पर इतनी तारीफें, इतने तोहफे और इतना ध्यान लुटाएंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन जैसे ही उन्हें ये यकीन हो जाता है कि अब आप उनके कंट्रोल में हैं, दूसरा स्टेज शुरू होता है, डीवैल्यूइंग। यहाँ धीरे धीरे आपकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है। इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, डिस्कार्ड, जहाँ वो अचानक बिना किसी वजह के आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं। और जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हैं, तब आता है चौथा स्टेज, हूवरिंग। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर खींचता है, वैसे ही वो आपको वापस अपनी जिंदगी में खींचने की कोशिश करते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला दर्दनाक चक्र बन जाता है। गैस लाइटिंग शब्द तो शायद कई लोगों ने सुना होगा, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये कोई एक घटना नहीं है, ये लगातार चलने वाला एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। वो कुछ ऐसा कहेंगे, अरे मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, जबकि आपको अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था। धीरे धीरे ये आपको अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। ये कंट्रोल करने का एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। अब सवाल ये उठता है कि कोई इंसान ऐसा बनता कैसे है? नार्सिसिज्म की जड़ें कहाँ होती हैं? चलिए अब नार्सिसिस्ट के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि ये नेचर वर्सेस नर्चर का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। हो सकता है किसी का स्वभाव जन्म से ही थोड़ा मुश्किल हो। अब अगर इसके साथ बचपन का कोई ट्रॉमा, जैसे कि बुरा बर्ताव या घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल जुड़ जाए, तो रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स जो बच्चे को हर बात पर स्पेशल बोलते हैं, लेकिन उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझते, या फिर जो प्यार सिर्फ तब देते हैं जब बच्चा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को जन्म दे सकते हैं। और अब वो सवाल जो शायद सबसे अहम है, वो सवाल जो हर वो इंसान पूछता है जो किसी नार्सिसिस्ट के साथ रह रहा है, क्या ये लोग कभी बदल सकते हैं? क्या उम्मीद की कोई गुंजाइश है? डॉक्टर रमानी का जवाब बहुत सीधा और साफ है। आंकड़ों और संभावनाओं के आधार पर जवाब है नहीं। और हाँ, ये सुनना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस सच्चाई को जानना उन लोगों के लिए जरूरी है जो किसी झूठी उम्मीद में जी रहे हैं। क्योंकि बदलाव के लिए जिस लेवल की विनम्रता और खुद की गलतियों को देखने की क्षमता चाहिए होती है, वो एक नार्सिसिस्ट में लगभग न के बराबर होती है। तो एक बार जब इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया जाए कि वो नहीं बदलेंगे, तो अगला सवाल आता है कि फिर किया क्या जाए, खासकर उन सिचुएशंस में जहां से आप एकदम निकल नहीं सकते।
हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है कि ऐसी हालत में खुद को बचाने के लिए क्या प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। डॉक्टर रमानी एक तकनीक सुझाती हैं जिसे डीप DEEP कहते हैं। डी से डोंट डिफेंड, मतलब अपनी सफाई मत दीजिए। ई से डोंट एंगेज, यानी बहस में मत उलझिए। दूसरे ई से डोंट एक्सप्लेन, अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश मत कीजिए। और पी से डोंट पर्सनलाइज, उनके बुरे बर्ताव को दिल पर मत लीजिए। बात यह है कि नार्सिसिस्ट को एक लड़ाई चाहिए। ये तकनीक उन्हें वो लड़ाई देने से ही इनकार कर देती है। ये अपनी एनर्जी और मानसिक शांति को बचाने का एक तरीका है। ये जो कोड है ये पूरी तरह से समझाता है कि बातचीत के नॉर्मल तरीके यहाँ क्यों फेल हो जाते हैं। एक नार्सिसिस्ट से तर्क करने की कोशिश करना सच में एक गहरी खाई में चिल्लाने जैसा है। आपकी आवाज उन तक कभी नहीं पहुँचती और इसीलिए डीप जैसी खास स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी सबक, पहला और सबसे ताकतवर कदम है कट्टर स्वीकृति, यानी इस बात को पूरी तरह से मान लेना कि वो इंसान ऐसा ही है और वो बदलने वाला नहीं है। हाँ, ये मानना तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन असली हीलिंग और आगे बढ़ने की शुरुआत इसी पॉइंट से होती है। इस बात को स्वीकार करना कि आप उन्हें नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बचा सकते हैं।